अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी कभी तोड़ नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 22 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और कल के जो क्वेश्चन अपडेट के 5 क्वेश्चन अपडेट थे, ठीक है, उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो था, ये अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा लेट लग गया, लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त मिलेंगी। पूरे डिटेल वाला करंट अफेयर का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको जो है इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। तो आइए थोड़ा सा इस सूचकांक के बारे में हम डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। देखिए, जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, इसमें जो है नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है और हमारा पड़ोसी देश चीन जो है ये 177वें स्थान पर है। और इसमें उत्तर कोरिया जो है ये 179वें स्थान पर है और इसमें 180वें स्थान पर इरिट्रिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, शुरू के 3 और लास्ट के 3, ठीक है, मतलब नीचे से 3 की रैंकिंग क्या है और ऊपर से टॉप 3 की रैंकिंग क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत इसमें 142वें स्थान पर है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आखिरी स्थान पर इरिट्रिया है। देखिए, जो आपका ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, तो इसमें जो है 180 देशों और क्षेत्रों के प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। देखिए, भारत जो ये 2020 में भी 142वें स्थान पर था इस सूचकांक में और 2021 में भी 142वें स्थान पर है। और नॉर्वे की बात करें तो देखिए, जो का नॉर्वे है ये 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है इसने, यानी कि लगातार 5वें साल ये पहले स्थान पर काबिज है। और इसके बाद फिर आपका फिनलैंड और डेनमार्क है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, मैंने आपको बताया अभी। और देखिए, इरिट्रिया इस सूचकांक के सबसे निचले स्थान यानी कि 180वें स्थान पर है। इसको आपको जरूर याद रखना है। और दूसरा प्रश्न कि क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, जो आपका क्यूबा देश है, ठीक है, तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मिगेल डियाज कैनेल। और देखिए, जो आपके मिगेल डियाज कैनेल है, इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है किसका, राउल कास्त्रो का, जिन्होंने अभी हाल ही में क्यूबा के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, जो आपके मिगेल डियाज कैनेल हैं, ये एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, इसके अध्यक्ष हैं। और क्यूबा देश की बात करें तो देखिए, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा जो है आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है और क्यूबा की मुद्रा है क्यूबा पेसो। तीसरा प्रश्न है कि विद्या दिवेना योजना किस राज्य की योजना है। तो देखिए, विद्या दिवेना योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। और देखिए, जो आपका विद्या दिवेना योजना, इसका पूरा नाम क्या है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना। क्यों, क्योंकि देखिए, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, YS जगन मोहन रेड्डी, तो इन्होंने अपना नाम उस पर टैग कर दिया है। और देखिए, जो आपका ये जगन्ना विद्या दिवेना योजना है, इसके तहत अभी हाल ही में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने कुल 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, जिसको कुल जो है 10.88 लाख छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति की गई। यानी कि ये अमाउंट किस लिए यूज किया जा रहा है, छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए। देखिए, अब तक कुल जो है 4,879 करोड़ रुपए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत जो है वितरित किए जा चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और देखिए, इस योजना के बारे में अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा चुका है कि इसको बहुत पहले लॉन्च किया गया था, पिछले साल ही। तो आइए थोड़ा सा हम जगन्ना विद्या दिवेना योजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका जगन्ना विद्या दिवेना योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। और ये योजना जो है ये मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, वहाँ की 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। और शुल्क प्रतिपूर्ति क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं, अगर आपको 50,000 रुपये वहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है, तो सरकार क्या करती है, आपको जो है स्कॉलरशिप के रूप में, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में ये पैसे वापस करती है।
कि चलो भाई तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारा खर्चा देते हैं। तो 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना इस जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का टारगेट है। और देखिए इस योजना में क्या था पहले, मतलब इस योजना में पहले था कि जो ये स्कॉलरशिप की फीस थी, ठीक है, ये कॉलेजों के मालिकों को हस्तांतरित की जाती थी, लेकिन अब ये सीधे जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो छात्र होंगे उनकी माताओं के खाते में इस धनराशि को जमा किया जाएगा, ताकि कॉलेज वाले फ्रॉड ना कर सकें। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें, देखिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ की पॉपुलेशन है 4.94 करोड़। यहाँ पे हमें इंडिया का मैप दिख रहा है और हमें क्या ढूंढना है इसमें आंध्र प्रदेश को। तो देखिए आंध्र प्रदेश आपका कुछ इस स्थान पे दिख रहा है और इस मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि हमें क्लियर दिखे। देखिए जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो देखिए इधर आपका पूरब में ये जो है समंदर से अपनी सीमा बनाते हुए दिख रहा है और ये समंदर कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी वाला रीजन आपका, ठीक है। देखिए ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, ये उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ जो है अपनी सीमाएं बनाता है, इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में जब फ्रांस जो आपका देश है, ठीक है, तो फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले एक बिल को मंजूरी दी है और इस बिल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए फ्रांसीसी नेशनल असेंबली जो है यानी कि फ्रांस की जो संसद है, इसने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल की सजा और 5 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो कि पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या फिर प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना भी होगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं इस कानून में, ठीक है। तो अभी ये बिल पास किया गया कहाँ पे, फ्रांस की संसद में। याद रखिएगा फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले एक बिल को मंजूरी दी है और इस बिल में जितनी भी खास बातें मैंने आपको बता दिया है। आइए थोड़ा सा आज फ्रांस के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में जाएंगे, ठीक है, ये आपका ग्लोब दिख रहा है और यहाँ पे आपको छोटा सा एक देश दिख रहा है फ्रांस, ये आपका यूरोप में स्थित है। और फ्रांस के मैप को अगर हम जूम करेंगे, ठीक है, और फ्रांस की सीमाओं की बात करें तो देखिए जो आपका फ्रांस देश है, अगर इस मैप को जूम करेंगे तो ये वाला मैप हो पीला वाला दिखेगा। देखिए फ्रांस जो है ये अपनी सीमाएं बेल्जियम के साथ, जर्मनी के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ और इटली के साथ, और यहाँ पे देखिए नीचे स्पेन के साथ जो है ये बनाता है, ठीक है। तो फ्रांस की सीमाएं याद रखेगा। और फ्रांस जो आपका यूरोप में स्थित है ये आपको जरूर याद रखना है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, पेरिस इसकी राजधानी है। फ्रांस की पॉपुलेशन है 6.71 करोड़। और पांचवा प्रश्न है कि इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मास इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी। तो देखिए जो का ये लूनर 25 मिशन है, ये रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रासकास्मास इसी महीने मतलब इसी साल 2021 में ही अक्टूबर महीने में लॉन्च करेगी इसको। और देखिए जो आपका रासकास्मास है, ठीक है, तो इसका जो लूनर लैंडिंग मिशन है लूनर 25, ये चंद्रमा की सतह के नीचे जो जमी हुई बर्फ है इसका अध्ययन करने जाएगा और इसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा जो आपकी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रासकास्मास, ठीक है, ये अक्टूबर 2021 में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी, किस लिए, चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करने के लिए। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीक क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया। तो देखिए रूस की जो सेना है इसने हाल ही में यूक्रेन के नज़दीक क्रीमिया में अपना एक नया सैन्य अड्डा बनाया है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि क्रीमिया जो है ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, बाद में इसको रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। थोड़ा सा मैप में घुसेंगे आज बढ़िया से और देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या विवाद है। देखिए ये आपका रसिया है, आपको पता होगा रूस जो है ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और रूस जो है देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट पड़ता है यूरोप में, बाकी पड़ता है एशिया में, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों में इसके पार्ट पड़ते हैं। तो आइए तब सबसे पहले थोड़ा सा हम रूस के बारे में जान लेते हैं, फिर हम घुसेंगे कहाँ पे, यूक्रेन में। देखिए जो आपका रूस यानी कि रसिया है, ठीक है, तो ये जो है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में स्थित है और ये जो है लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
और रूस का क्षेत्रफल कितना है? 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये रूस का क्षेत्रफल है। और रूस की राजधानी क्या? मॉस्को है। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। पॉपुलेशन है 14.44 करोड़। करेंसी है रशियन रूबल। तो ये रूस का हमने पोस्टमार्टम कर डाला। और इसके बगल में हम क्या देख रहे हैं? रशिया, सॉरी यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन। तो ये रूस है। रूस के इस साइड में आप जाएंगे तो आपका यूक्रेन दिखेगा। और इस मैप को जूम करेंगे तो थोड़ा सा विवादित पार्ट दिखेगा, क्रीमिया। देखिए ये आपका यूक्रेन है और ये आपका रसिया है, ये आपका क्रीमिया है। तो ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रूस ने इसको कब्जा कर लिया है। कह रहा है बेटा ये मेरा पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था 2020 के करंट अफेयर में, ये रूस ने जो है क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और ये तनाव क्या है? देखिए अभी हाल ही में रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच में, देखिए अगर आप किसी की ज़मीन कब्जा करेंगे तो कहेगा भैया हमारी ज़मीन खाली करो। तो क्रीमिया भी जो है कह रहा, मतलब क्रीमिया के लिए यूक्रेन कह रहा था कि भाई हमारी ज़मीन खाली करो। तो रूस कह रहा नहीं करेंगे, इसलिए रूस ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं क्रीमिया में। तो रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच में क्रीमिया में एक नया मिलिट्री बेस स्थापित किया है। और सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूसी सेना ने इस बेस पर भारी सैन्य साजो सामान के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है। क्रीमिया को साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था, ठीक है। और इस क्षेत्र में रूसी सेना के अलावा करीब 30,000 यूक्रेन यूक्रेन विरोधी मिलिशिया भी सक्रिय हैं। इन विरोधियों को रूस का समर्थन भी प्राप्त है। तो 2014 से विवाद शुरू हुआ था। 2020 में जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और रूस ने किस पे? क्रीमिया पे। और अब जो है इसी के लिए विवाद चल रहा है। सातवां प्रश्न है कि इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए इटली के द्वारा भारत में शुरू किया गया ये पहला इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि और उद्योगों के बीच में इंटरेक्शन विकसित करना। और साथ ही ये परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर भी जो है ध्यान केंद्रित करेगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में इटली ने किस देश में अपना पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग सुविधाएं शामिल हैं? तो देखिए देश भारत है। देखिए फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा पैक्ड रसगुल्ला, यानी कि डिब्बी में पैक रसगुल्ला मिल रहा है आपको मार्केट में, तो उसको प्रोसेस किया जाता है। पनीर मिल रहा है, पनीर को प्रोसेस करके ड्राई कर दिया जाता है अमूल वाले पैकेट में, ठीक है। तो अमूल वाले ड्राई करके प्रोसेस करके उसको बेचते हैं। दही मिल रहा है, मतलब फूड को प्रोसेस करके उसमें कुछ जो केमिकल्स होते हैं मिलाया जाता है ताकि फूड प्रिजर्वेटिव उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेटिव मिला के जो है उसको स्टोर कर लिया था लंबे समय के लिए ताकि उसको बाद में मार्केट में बेचा जा सके और लंबे समय तक उसको यूज किया जा सके खाने वाले पदार्थ को। तो ये आपका होता है फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। और इटली की बात करें तो देखिए इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, पॉपुलेशन है 6.04 करोड़। और यहाँ पे आपको ग्लोब दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी में यहाँ पे आपको छोटा सा एक ग्रीन वाला पार्ट इटली दिख रहा है। इस मैप को अगर आप जूम करेंगे तो एक केसरिया वाला पार्ट इटली दिखेगा। और इटली जो है देखिए इसकी मतलब इसकी सीमा लगती है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया और अल्बानिया के साथ में, ठीक है। आठवां की चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बन गई? देखिए बहुत सारी पार्टियां छुपाती रहती हैं कि उनको पैसा कहां से मिल रहा है, लेकिन एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान है, ठीक है। तो चुनावी बांडदाता का नाम इसने हाल ही में घोषित किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और ये ऐसी पहली पार्टी इसने बताया कि भैया हमको ये चुनावी बांड कहाँ से मिला है? एक कंपनी से मिला है। कंपनी कौन है ये भी आपको वीडियो में पता चलेगा। देखिए जो आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है इसने 2019-20 योगदान रिपोर्ट में, यानी कि इसने बताया कि 2019-20 में इसको कहाँ कहाँ से जो है पैसे मिले, तो उसमें इसने बताया कि इसको 1 करोड़ रुपए का दान मिला है। और पार्टी की योगदान रिपोर्ट के अनुसार ये दान जो है एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? देखिए जितने भी इवेंट पहली बार होते हैं यानी कि पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और मतलब जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ बात हो रही है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला की, तो ये महिला बनी है प्रियंका मोहिते। और अब एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है और प्रियंका मोहिते जो है ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो प्रियंका मोहिते जो है ये पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं और इन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह किया है।
माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, ये पता होना चाहिए। और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली जो आपकी प्रियंका मोहिता है, यानी कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रियंका मोहिता जो है ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। देखिए, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 10वां की हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड समझौता है, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जर्मनी के साथ जो है प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मनी संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की ओर से डायचे गेसलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसमिन रबेई GmbH भारत के बीच में हस्ताक्षर किया गया है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर शहरों में किया जाएगा। ये सबसे प्रदूषित प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको पहले टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पर प्लास्टिक कचरे को समंदर में या फिर जो है नदी में ना डाला जाए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कानपुर में कौन सी, मतलब कौन समुद्र के किनारे स्थित है? आपने देखा होगा कि विभिन्न नदियाँ निकलती कहाँ से हैं? पहाड़ों से, और गिरती कहाँ पे हैं? बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में या फिर खम्बात की खाड़ी में, ठीक है। ये आपका इंडिया का पार्ट अगर देखा जाए दक्षिणी पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट कीजिए, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा होते होते केरल पहुँचा, फिर यहाँ तमिलनाडु पहुँचा, फिर ऐसे ऐसे उड़ीसा पहुँचा, फिर यहाँ पे क्या नाम है, पश्चिम बंगाल तक पहुँच गया। तो ये एरियाज जो है, ठीक है। तो विभिन्न नदियाँ निकलती हैं और कोई इधर नदी गिरती है, मतलब इधर अरब सागर में गिर गई, कोई इधर हिंद महासागर वगैरह में गिर गई। तो इसीलिए जो है नदियों को अगर सुरक्षित किया जाएगा, नदियों में प्रदूषण नहीं होगा, तो नदियों से गिरने वाला जो समंदर में मिलने वाला पानी है तो वो जो है प्रदूषित नहीं होगा। तो शुरुआत में ही जो है प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया अगर जाए तो बाद में ये काम नहीं करना पड़ेगा कि समंदर को साफ करें। समंदर को आप साफ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस समझौते के अंदर क्या होगा, 3 साल की 3.5 साल की, यानी कि 3 साल 6 महीने, ठीक है। तो 3.5 साल की अवधि के लिए सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मशीन एनवायरनमेंट नाम की परियोजना को लागू किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, बताइए। देखिए, अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं पता तो आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पेपर में छपा हुआ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि आपके लिए कि हाल ही में किस भाषा के लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया, बताइए। देखिए, जितने भी महान लेखक, महान हस्तियां, महान राजनेता होते हैं, अगर इनका निधन होता है तो उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो कल का वीडियो देखिए, उसको जरूर रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का निधन हो गया, बताइए। चौथा की UN चीनी भाषा दिवस कब मनाया था, बताइए। पांचवा आपके लिए कि द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल पूछने का पहला प्रश्न था कि विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो देखिए ये 19 अप्रैल को मनाया गया। और दूसरा था कि हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया, तो देखिए ये एडोब कंपनी के मालिक थे। और तीसरा था हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया, तो देखिए इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। चौथा था कि हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया, तो देखिए ये जो है भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर थे, कौन, अहमद हुसैन लाला। ये कोरोना से इनका निधन हो गया है। पांचवा प्रश्न था कि विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो जिसको हम 18 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।